हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा डायरीज 2 नामर्द फॉर एज 18 प्लस। संजय गुप्ता पेश करते हैं नामर्द केस 1। लेखक तरुण कुमार वाई, अनुराग कुमार सिंह। इफेक्ट्स मोहन प्रभु, इंकिंग जगदीश कुमार, चित्रांकन ललित कुमार शर्मा, संपादन मनीष गुप्ता। डोगा, हिम्मत है तो आ, दम है तो आ, मर्द है तो आ। कोई मर्द है यहाँ? कोई मर्द है यहाँ? हाँ, हम हैं ना। उफ। हेल्प प्लीज। हेल्प के लिए मर्द होना ज़रूरी है। सुन लिया? चटाक। हेल्प के लिए मर्द होना ज़रूरी है। और मर्द होने के लिए ज़रूरत होती है बस थोड़े से हौसले और छटाक भर हिम्मत की। धाड़ धाड़। डोगा, हमें माफ़ कर दो। डोगा ना मर्दों को माफ़ नहीं करता। थू। हम कमीने हैं, हमने लड़की को छेड़ा है, हम पर थूको। तेरे सामने एक लड़की को शर्मिंदा किया जा रहा था, वो मदद के लिए किसी मर्द को पुकार रही थी। अब या तो तू बहरा है या फिर मर्द नहीं है। बता, तू मर्द है या नहीं? नहीं, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं ना मर्द हूँ। कोई मर्द है यहाँ? नहीं डोगा, यहाँ कोई मर्द नहीं है। यहाँ सिर्फ मुर्दे हैं। राधिका, नहीं। नहीं पापा, अब मैं नहीं रुक सकती, वरना मेरा ज़मीन मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। डोगा, इन दोनों को कबड्डी दादा ने मारा है। कल मैं अपनी ट्यूशन से वापस आ रही थी। ओह शिट, स्कूटी को भी अभी ख़राब होना था। ओह, तेरी स्कूटी ख़राब हो गई। चल, हम छोड़ देते हैं तुझे। छोड़ो मुझे। अरे, ये तो कबड्डी खेलने लगी, वो भी कबड्डी दादा के साथ। खींचो रे लकीर, बनाओ पाला। चल आजा, देखते हैं कौन जीतेगा। हेल्प। हेल्प नहीं बेबी, बोल छल कबड्डी। कबड्डी मेरे साथ खेल। कौन है बे तू, जो कबड्डी दादा को कबड्डी के लिए ललकार रहा है? कबड्डी मुर्दों का खेल है। सॉरी, मर्दों का खेल है, इसे मर्द के साथ खेल। मयंक। राधिका, तुम घर जाओ, मैं इनको देखता हूँ। मुझे पता नहीं है लड़के तू किससे तुझे पता नहीं है लड़के तू किससे उलझ रहा है। मैं जानता हूँ मैं एक नामर्द से उलझ रहा हूँ, जो 4 हिजड़ों को लेकर एक लड़की से कबड्डी खेल रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो पाता तभी पुलिस वहाँ पहुँच गई। ए, क्या हो रहा है यहाँ? इस छोकरे को पकड़ो, ये दंगा कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है सर, ये एक लड़की को छेड़ रहे थे। चलो अपना अपना रास्ता नापो। पर मेरी बात तो सुनिए सर। चलता है या 2 डंडे लगाऊं? देर रात शो सुनकर जब मैं बालकनी में पहुंची तो देखकर दंग रह गई। तेरा भाई मेरे साथ कबड्डी खेलने आया था, लेकिन खेल अधूरा छूट गया। अब मैं उसे पूरा करने आया हूँ भैया। सरेआम तमाशा होता रहा और पूरी कॉलोनी मुर्दों की तरह देखती रही। धाड़। कबड्डी दादा, तुझे अगर अपनी बहन को मुझसे बचाना है तो पाले में आ। मरने से पहले मयंक तुमको पुकार रहा था, शायद मदद के लिए उसे तुम्हारा इंतज़ार होगा। नहीं, कल रात मैंने उसकी मर्दानगी को ललकारा था, आज वो मेरी मर्दानगी को ललकार रहा था। पाले मिटाना मत, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल अभी शुरू होगा। थोड़ी देर बाद टोका, हमको माफ़ कर दो, हमें जाने दो। डर मत कबड्डी दादा, हम यहाँ एक खेल खेलेंगे, वो खेल जिसका तू मास्टर है। एक कबड्डी तूने खेली थी कबड्डी दादा, एक कबड्डी मैं खिलवा रहा हूँ। एक तरफ तू और तेरे साथी होंगे और दूसरी तरफ होगी मेरी कुत्ता फौज। चलो खेल शुरू करते हैं। कर्र। पहली बारी टॉमी की। टॉमी गो। कर्र, वाव 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 आ। अरे ये क्या कबड्डी दादा, तेरे तो सारे प्लेयर्स आउट हो गए। चिंग चिंग चिंग। अब तेरी बारी कबड्डी दादा। हुत्तु तुत्तु 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 नहीं। जुल्म देखकर भी खामोश रहते हो और शान से खुद को मर्द कहते हो। जब ये किसी जुल्मी पर भौंकते हो तो इन्हें कुत्ता कहते हो। तुम नामर्दों से तो ये कुत्ते भले। शर्म निगाहों में तो मर्द नहीं कुत्ता बनो। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं डेमो केस 2। लेखक तरुण कुमार भाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन नित्यांशु शर्मा, इफेक्ट्स धीरेन्द्र कुशवाहा, संपादक मनीष गुप्ता। डेमो, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उसे टेस्ट करके देखते हैं कि वो हमारे लिए उपयोगी है भी या नहीं। आम भाषा में डेमो यही होता है, लेकिन मैं यहाँ जिस डेमो की बात कर रहा हूँ वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, खास है, खूनी है। क्योंकि ना तो मुझे आम प्रोडक्ट में कोई रुचि है और ना ही आम सर्विस में। पापा, आओ बेटा अर्जुन, बताने की ज़रूरत नहीं है माई सन।
तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आईपीएस के एग्ज़ाम में तुम सेलेक्ट हो गए हो। ऑलवेज अ पुलिस ऑफिसर, तभी तो मेरे आइडियल हो आप। ग्रेट जॉब माय सन, आखिर तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अभी नहीं पापा, जब तक मैं आपकी तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ना बन जाऊँ मैं ऐसा नहीं कह सकता। समझ गया। तुम्हें डेमो चाहिए ताकि तुम एनकाउंटर्स की बारीकियाँ सीख सको, और इसकी जिम्मेवारी आप पर है। आखिर आप मेरे आइडियल ही नहीं, गुरु भी हैं। आपका बेटा होने के नाते इतना लाभ तो मुझे मिलना ही चाहिए। ज़रूर बेटे, ये लाभ तुमको ज़रूर मिलेगा। मेरी कॉल का वेट करना, बाय। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस डेमो की बात कर रहा था। मेरे पापा जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। अब तक 50 एनकाउंटर्स कर चुके थे और मुझे भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही बनना था। इसलिए मेरे लिए डेमो ज़रूरी था। पापा ने वेट करने को कहा था और वक्त था कि कट ही नहीं रहा था। दोस्त ने की दोस्त की हत्या, हत्यारा पुलिस की स्टेन गन लेकर भागा। मरने वाला खालसा कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। हत्यारा जॉर्ज उसका क्लासमेट था। बताया जाता है कि सुकेश और जॉर्ज दोनों ही टीना को चाहते थे, पर बाजी मारी सुकेश ने और यही बात हत्या का कारण बनी। जॉर्ज ने अपनी पिस्टल से सुकेश का खून किया और मौके पर मौजूद पुलिस से स्टेन गन छीन कर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ भाग निकला। इस घटना से टीना सदमे में है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। हत्यारे ने उसे भी मारने की धमकी दी है। कर यस पापा, पता नोट करो। इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गई थीं। क्या वो हत्यारा जॉर्ज अब भी कमरे में है? यस सर। जॉर्ज, सेकंड फ्लोर के गेट्स को गेस्ट को फ़ोन करके कमरे में ही रहने को कहो। मैं और अर्जुन ऊपर जा रहे हैं। मगर पापा, वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट है। टीवी पर तस्वीर देखी थी मैंने उसकी। अभी 18 साल का भी नहीं होगा। आप उसका एनकाउंटर करेंगे? एनकाउंटर का पहला सबक अपराधी के प्रति किसी भी प्रकार की दया भावना को पैदा होने से पहले कुचल दो, क्योंकि अपराधी को मौका मिला तो वो तुम पर दया नहीं दिखाएगा। बट पापा, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। उसने एक हत्या की और दूसरी का ख्वाहिशमंद है। पुलिस से स्टेन गन छीन कर उसने पुलिस वालों पर भी गोली चलाई। अगर हमने उसे कोई मौका दिया तो वो लाशों के ढेर लगा देगा। पापा के तर्क ने मेरा मुंह बंद करा दिया, पर मेरा दिल इस तर्क की गवाही नहीं दे रहा था। किसी अपराधी की नज़रों से मेरा ये पहला सामना था। उन आंखों में मुझे वहशियत की आशा थी, पर मुझे उन आंखों में डर नजर आया था। होल्ड! मौत का खौफ उसके सिर चढ़कर बोल रहा था, वरना उसके पास स्टेन गन थी। छत की तरफ भागा है बेवकूफ़। आपने शायद उसे जानबूझकर भागने दिया। गुड ऑब्जर्वेशन। एनकाउंटर का दूसरा सबक, अपने शिकार को तुरंत मारने की कोशिश मत करो। पहले उसके साथ खेलो जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। इस भागदौड़ से अपराधी मानसिक रूप से हताश और कमज़ोर हो जाता है। फिर उसे निशाना बनाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अपराधी कितनी बड़ी तोप क्यों ना, उसका दिल चूहे का होता है। पुलिस वालों का एनकाउंटर करने की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। आत्मरक्षा के नाम पर हम ऐसी वारदातों का अंजाम देते हैं। पापा की एक एक बात मेरे दिमाग को हिट कर रही थी। अंधेरे छट रहे थे। अब मुझे मज़ा आने लगा था। इन सब का रिजल्ट जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अर्जुन झुको। उफ। थोड़ी देर पहले मैं जिसकी वकालत कर रहा था उसका यह खौफनाक रूप देखकर मुझे यकीन हो गया कि पापा गलत नहीं थे। थोड़ी सी चूक हमारी जान ले सकती थी। तीसरा सबक, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो, वरना पता नहीं वरना पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा ही शिकार करके निकल गया। पापा, उसकी स्टेन गन हड़बड़ाहट में हाथ से छूट गई होगी। इस स्थिति में ऐसा ही होता है। हम उसे मानसिक रूप से तोड़ने में सफल हो गए। आधी सफलता। आधी नहीं, पूरी सफलता कहो पापा। अब वो निहत्था है और नीचे पुलिस का घेरा है। वो बचकर नहीं भाग सकता। एनकाउंटर का चौथा सबक, ओवर कॉन्फिडेंट होना खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक जीत ना जाओ, जीत के प्रति आश्वस्त ना हो। तुम भूल रहे हो उसके पास पिस्टल भी है। मैं वाकई उत्साहित हो गया था। क्लाइमेक्स के इतना पास आकर कौन अधीर न हो उठेगा। जॉर्ज की सांसों की आवाज़ उसकी मौत का पैगाम बनकर पापा का मार्गदर्शन कर रही थी। उसकी आंखें भय से फटने की हद तक बाहर उबल रही थीं। नो, डोंट शूट। आई सरेंडर सर, प्लीज डोंट शूट। जिंग, टच, नो, आ पापा। डोगा, तुमने गोली चलाई? तुमने मारा मेरे पापा को? तुम्हें तो सारी मुंबई रात का रक्षक कहती है। गुंडे, मवाली, अपराधी और हत्यारों को मारते हो। मेरे पापा एक पुलिस वाले थे। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए कई पदक प्राप्त हो चुके, और तुमने उन्हें एक हत्यारे की मौत मार डाला। क्यों? हाँ, क्योंकि वो एक हत्यारे ही थे। आईपीएस ऑफिसर विष्णु शाणे अपनी बेटी टीना और सुकेश के प्यार के खिलाफ था। तब टीना और सुकेश ने भागकर शादी करने का फैसला किया। मैंने उन दोनों की मदद की। शादी के मंडप पर पहुंचने से पहले गोविंद दांडेकर पुलिस फोर्स के साथ आ धमका। पहले उसने सुकेश को शूट किया,
फिर पिस्टल मेरे माथे पर तान दी। बचाव के लिए मैंने वो पिस्टल छीन ली। दरअसल वो यही चाहता था। मैं समझ गया कि अब वो क्या करेगा। मैं मौका देखते ही स्टेन गन छीन कर निकल भागा। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हत्या मेरे पापा ने की है? जॉर्ज के बारे में पता चलते ही मैं उस तक पहुंच गया था। आखिर मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो मैं ही हूँ। लेकिन जॉर्ज को देखते ही मैं समझ गया कि वो हत्यारा नहीं है। फिर मैंने पिस्टल की फॉरेंसिक जांच कराई। सुकेश को काफ़ी नज़दीक से गोली मारी गई थी, जिससे उसके खून के छींटे से पिस्टल भी नहा गई थी। पिस्टल पर उंगलियों के निशान जॉर्ज के ही थे, पर वो निशान खून के निशान के ऊपर बने, जो तभी हो सकता है जब उस पर खून पहले से लगाओ, क्योंकि कत्ल करते वक्त हत्यारे की पकड़ पिस्टल पर काफ़ी सख्ती से बनी होती है। इससे साबित होता है कि जॉर्ज हत्यारा नहीं है। टीना के पिता विष्णु साड़े ने अपनी पद का नाजायज़ लाभ उठाते हुए अपने जूनियर डांडेगर से जघन्य हत्या करवाई। उसका इंसाफ तो मैंने वहीं कर दिया। तुम्हारे पिता का इंसाफ होना बाकी रह गया था, वो भी पूरा हो गया। डोगा वापस जा रहा था और मैं बुद्ध बना कभी पापा को देख रहा था तो कभी डोगा को। मैं तो सिर्फ एनकाउंटर का डेमो देखना चाहता था, अपने होनहार पापा से कुछ सीखना चाहता था। पर ज़िंदगी ने मुझे ऐसा डेमो दिखाया कि दिल दहल उठा। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपके डेमो के कारण ही मैं एनकाउंटर्स की हकीकत को समझ गया हूँ पापा। आप मेरे लिए हमेशा खास रहेंगे, चाहे इस रूप में ही सही। मैं आपकी तरह काबिल ऑफिसर बनना चाहता था, अब भी बनना चाहता हूँ, पर आपकी तरह नहीं, डोगा की तरह, जिसमें अपराधियों को फाड़ खाने का जुनून तो है, पर मासूमों की हिफाजत करने का जज्बा भी है। उसकी आंखें जुल्म देखते समय भेदभाव नहीं करती, ताकि तभी तो वो रात का रक्षक मुंबई का बाप है। आखिरी सबक मुझे डोगा से मिला कि यदि इंसाफ के तराजू के एक पलड़े में गोली रखो तो दूसरे पलड़े में इंसानी दिल रखो, फैसला कभी गलत नहीं होगा। गुनाहगार बाप का होनहार बेटा अब ये अपने बाप की तरह कभी नहीं बनेगा। थैंक्स फॉर द डेमो सर, आई एम बाइंग दिस प्रोडक्ट। मैं बनूंगा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं ब्लाइंड मर्डर केस 3। लेखक तरुण कुमार वाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन ललित सिंह, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, संपादक मनीष गुप्ता। रंडाका 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 नहीं, रंडाका रंडाका नहीं। बहुत चीखती है सा। मेरी बेटी रूही। शांत हो जाओ रत्ना। कुछ मिला? नहीं साहब, कातिलों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ये ब्लाइंड मर्डर केस है। सुराग छोड़े नहीं जाते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। सिर्फ पीड़ित का दर्द महसूस करने की ज़रूरत है, जज्बा आ ही जाता है। आदेश बालन, नागेंद्रन, तब असली अपराधी छुप नहीं सकता और कोई भी केस नहीं बन सकता ब्लाइंड मर्डर। घटना के 2 दिन बाद ही पुलिस को गुमनाम कॉल आई थी। उस अज्ञात शख्स ने बताया था कि उसने 3 लोगों को एक टेम्पो में रूही का अपहरण करते देखा था, जिन्होंने गत्ते के डिब्बे और बोरों से खुद को ढक रखा था और वो तमिल में कोई गीत गुनगुना रहे थे, चिंग 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 फट फट। इतने क्लू काफ़ी थे ये पता करने के लिए कि कातिल कौन हो सकता है। इसके बावजूद पुलिस इन बेरहम कातिलों को नहीं ढूंढ पाई, स्क्रिच, क्योंकि जो मरी वो उनके रिश्ते वाली नहीं थी। मगर डोगा मुंबई का बाप है। मेरी माँ, बहन, बेटी, जिस भी रिश्ते पर बुरी नज़र पड़ी तो दोनों आंखों के बीच सुराख कर दूंगा। चिंग चिंग चिंग। एक और लड़की पर हुआ शारीरिक अत्याचार। एक बार फिर वहाँ सड़कों पर बेपनाह खून, और इस हत्या का जिम्मेदार है डिब्बा बोरा गैंग, जो सुनसान जगह से कर लेते हैं लड़कियों का अपहरण, करते हैं उनका विवश बलात्कार और फिर कर डालते हैं बेदर्दी से उनकी हत्या। और इस बार उनकी बेदर्दी का शिकार हुई है एक उभरती हुई मॉडल जिगना। आइए हम आपको मिलवाते हैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर कामत से। सर, क्या ये काम डिब्बा बोरा गैंग का है? हाँ बिल्कुल। हमें लाश के पास गत्ते के डिब्बे और बोरियां मिली थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये काम उनका ही है। पर सर, डिब्बा बोरा गैंग के सारे सदस्यों को तो डोगा ने मार गिराया था। यही तो डोगा की समस्या है। उसने जल्दबाजी में सभी को मार गिराया। उसने ये नहीं सोचा कि उनके और भी साथी हो सकते हैं। अगर ये काम पुलिस करती तो अब तक सारे गैंग का सफाया हो चुका होता। डोगा ने यह ठीक नहीं किया। डोगा को उनको जिंदा पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। डोगा कातिलों को सिर्फ मौत के हवाले करेगा। जौंक खून चूसना छोड़ सकती है, पर डोगा कातिलों को काटना छोड़ दे, यह असंभव है। ना तो वो अपने काम करने का तरीका बदलेगा और ना ही हत्यारों को सांस लेने की मोहलत देगा। ऋषा, डोगा मैं पुलिस को पहले ही बयान दे चुकी हूँ कि तुम मॉडलिंग एजेंसी से निकलते ही जिगना से अलग हो गई थी, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ हाँ, ये वो बयान है जो तुमने पुलिस को दिया है। मुझे वो सुनना है जो सच है। डोगा की निगाहों में मुजरिम से बड़ा गुनाहगार मुजरिम को पनाह देने वाला, और डोगा गुनाह माफ़ नहीं करता। डोगा, मुझे मेरे मंगेतर अखिल ने बहुत डरा दिया था। वो नहीं चाहता था कि मैं पुलिस और डिब्बा बोरा गैंग के चक्कर में पड़ूं। जिगना का अपहरण मेरी आंखों के सामने तब हुआ था जब हम मॉडलिंग एजेंसी से बाहर निकले। शिट, एक बार फिर मैं ठीक से कैटवॉक नहीं कर पाई।
लगता है मैं कभी एक सफल मॉडल नहीं बन पाऊंगी। अरे इतना मोरल डाउन मत कर। देख मैं तुझे कैट वॉक करके दिखाती हूँ। तू बस मेरे स्टेप ठीक से फॉलो कर। पहले तुझे अपनी एड़ी आगे रखनी है, फिर पंजे। ठीक है, मैं तेरी वॉक कमरे कैमरे में शूट कर लेती हूँ। जिगना वॉक करती हुई मेन रोड तक चली गई। मैं उसे शूट करती रही। तभी दो लोगों ने जिगना को दबोच लिया। दोनों ने ही डिब्बा बोरा पहन रखा था। छोड़ो मुझे। वो उसे अगवा करके ले गए। डर के मारे मेरी आवाज़ तक नहीं निकली। मैं जहाँ की था जैसे फ्रीज हो गई। शाम तक जब मैं थोड़ी संभली तो अपने मंगेतर अखिल को उस घटना के बारे में बताया। अखिल, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिगना, तुम्हें पुलिस की मदद नहीं करनी चाहिए। पुलिस की मदद करनी चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। ये गैंग तुम्हें भी अपना शिकार बना सकता है। ये कैमरा मुझे दे दो, मैं वीडियो क्लिप पुलिस को गुमनाम पोस्ट कर दूंगा। इससे तुम पुलिस के झमेले से भी बच जाओगी। मुझे अखिल का पता दो। हाँ डोगा, नोट करो। डोगा तुम? मैं उस कैमरे के लिए आया हूँ जिसमें ऋषा ने जिगना का अपहरण शूट किया था। ओह, उस क्लिप को तो मैंने पुलिस को पोस्ट कर दिया, पर मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो से कोई मदद मिलने वाली है। किडनैपर्स ने खुद को डिब्बे और बोरे से छुपा रखा है। वो कैमरा मुझे दो। अब यह वीडियो क्लिप ऋषा खुद पुलिस के पास लेकर जाएगी और कातिल की शिनाख्त करेगी। पता नहीं तुम्हारी भेजी क्लिप पुलिस को मिले या ना मिले। हाँ, तुम अब ऋषा की चिंता ना करना, उसे पुलिस के झमेले से मैं बचाऊंगा। हेलो अखिल, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। बस जान, पहुँचने ही वाला हूँ। ओह, तुम्हारे चक्कर में आधे घंटे से यहाँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ ऋषा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बस पहुँचने वाला हूँ। उफ नहीं। कमीनी, हमारी शिनाख्त करना चाहती थी। अब तेरी ऐसी गत बनाएंगे कि तेरी शिनाख्त कोई नहीं कर पाएगा। थाय! गलत। शिनाख्त तो तुम्हारी हो चुकी है। अखिल, सटाक। त, तुम मुझे पहचान गए, पर कैसे? था। शक तो मुझे तभी हो गया था जब मौका वारदात पर डिब्बा बोरा मिला, क्योंकि यह डिब्बा गिरोह की मोड्स ऑपरेंडी नहीं है। जाहिर था कि यह काम किसी जान पहचान वाले ने अपने कुकर्म छुपाने के लिए किया था। तेरी गंदी नज़र जिगना पर थी। टिशू था। जब तुझे डिब्बा बोरा गैंग के बारे में पता चला तो तेरे दिमाग में जिगना को हासिल करने की योजना बन गई। आगे की दास्तान तू अपने मुंह से सुनाएगा। मैंने अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त विक्रम के साथ मिलकर जिगना का किडनैप किया और उसका रेप करके खून कर दिया। डिब्बा बोरा ऐसा नकाब थे जो किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकते थे। हाँ, तू बहुत कॉन्फिडेंट था और इसी बात ने मुझे शक में डाल दिया था। मैंने जानबूझकर तेरे सामने ऋषा की शनाख्त वाली बात उठाई थी, ताकि तुम लोग कोई गलती करो और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। तुमने गलती की, सबूत और गवाह मिटाने के लिए यहाँ चले आए। मगर तू नहीं जानता है कि तेरे जुर्म का एक गवाह और है। ये जूते जो आज तूने पहने हैं, यही जूते तूने जिगना की हत्या करते समय भी पहने हुए थे। वीडियो क्लिप में बोरों के नीचे तेरे यही शानदार जूते चमक कर तेरी शिनाख्त कर रहे थे। तू है तुझ पर सुअर, तुझे तो इससे भी भयानक सज़ा मिलनी चाहिए। बेबस जुर्मों के लिए डोगा भयानक सज़ा ही देता है। अब जिगना का मर्डर नहीं रहा, ब्लाइंड मर्डर। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं सीटी बजाओ, केस 4। लेखक तरुण कुमार भाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन पंकज नाइक, इंकिंग सागर थापा, इफेक्ट्स वीरेंद्र कुशवाहा, संपादक मनीष गुप्ता। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। क्या आप बता सकते हैं कि मिस रीमा, क्या आपकी बहन ने आत्महत्या क्यों की? यह आत्महत्या नहीं है, सीमा का मर्डर किया गया है। बात का पतंगड़ मत बनाइए मिस रीमा। न्यूज़ में साफ साफ आ रहा है कि पीपीओ में बढ़ते काम के तनाव को आपकी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। वो खुद ब्रिज से नीचे कूदी है। नहीं इंस्पेक्टर, वो खुद ब्रिज से नहीं कूदी, उसे ब्रिज से कूदने पर मजबूर किया गया। अच्छा, और कौन था वो महापुरुष जिसने ये अजीम और शान कारनामा कर दिखाया? शर्म इंस्पेक्टर, शर्म। जो कहलाता तो नारी का गहना है, लेकिन होता हमारे पाँव की जंजीरें, जिसके कारण हम सड़क पर घूमते आवारा मनचले लफंगों के हर मनमानियाँ बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरी बहन भी ऐसे ही एक मनचले लफंगे की मनमानियों का शिकार हुई। उसने शर्म के कारण मुंह नहीं खोला और जान से गई। अपनी इज्जत खोने से अच्छा उसने अपनी जान को खोना समझा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। जो मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। हमारी शर्म और चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझ लिया जाता है, मगर अब बस चुप मत बैठो, आवाज़ उठाओ। सीटी बजाओ। सीटी बजाकर मदद बुलाई जा सकती है, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। सीटी बजाकर वही काम तो हम भी करते हैं यार। बड़ा मज़ा आएगा जब तुम हमारी सीटी का जवाब सीटी से दोगी। उफ, उतरो नीचे। उफ, मुझे क्यों उतार रहे हो? छेड़छाड़ तो ये लड़के कर रहे हैं। सिर्फ तुझे ही नहीं, इनको भी उतार रहे शरीफ ज़ादी। अब तुम सब दिल खोलकर सीटी बजाओ।
चले आते हैं कहाँ कहाँ से। बजाओ ना बेबी, तुम सीटी बहुत अच्छी बजाती हो। क्या हुआ मैडम? वो चारों लफंगे मुझे छेड़ रहे थे। छेड़ा तेरे को? अभी पकड़ते हैं। ए पांडू, चलो तो लड़की को बैठने दे। आओ बैठो मैडम। अरे, आप मेरे पीछे क्यों बैठ रहे हैं? तो क्या मैं कुत्ते की माफिक तेरे पीछे दौड़ूंगा? जल्दी कर, वरना छोकरा लोग हाथ से निकल जाएगा। अरे, ये बाइक कहाँ रोक दी? और ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सेवा मैडम, सेवा। मुंबई पुलिस का नारा है, मुंबई पुलिस आपकी सेवा में। बजा, बजा, खूब सीटी बजा। आवारा कुत्तों के अलावा यहाँ तेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा। था था। सही कहा कमीनो। एक मासूम की चीख कुत्तों के अलावा और कोई नहीं सुनता, क्योंकि जिनको इन मासूमों का निगहबान बनाया गया है वही उनका गोश्त नोच रहे हैं। टोगा, मुंबई पुलिस आपकी सेवा में। तो ये सेवा कर रहे हो तुम दोनों। एक मासूम की इज्जत लूट कर इसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहे थे, क्यों? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इज्जत उतारना किसे कहते हैं। चलो कपड़े उतारो। लड़की, अपना मोबाइल दो। अबे अपने कपड़े नहीं, एक दूसरे के कपड़े उतारो। उसके बाद एक दूसरे की इज्जत लूटनी है तुम्हें। नहीं डोगा, हमें छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कभी सुना है कि डोगा ने किसी मुजरिम को छोड़ा? नहीं ना। कहे तो गोलियां छोड़ूं। अब ये वीडियो क्लिप पुलिस डिपार्टमेंट में और तुम्हारे घरों में जाएगी। और याद रखना, अगर रुके तो तुम्हारी यही सेवा मेरा कुत्ता मित्र करेंगे। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। मैं तो सुरक्षित हूँ, पर क्या मुंबई की सारी लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी तुम ले सकते हो? क्योंकि अगर नहीं ले सकते तो मेरे सुरक्षित रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तुम कल भी मुझे किसी दरिंदे से बचाने पहुँच ही जाओ। क्योंकि सड़कों पर घूमने वाले इन भूखे भेड़ियों की निगाहें हमेशा हम लड़कियों पर जमी रहती हैं। और हम लड़कियां शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती। जैसे मेरी बहन सीमा उस आईपीएस ऑफिसर के बेटे सबीर से कभी बोल नहीं पाई थी। उसकी गंदी नज़र मेरी बहन पर थी। मेरी बहन सीधी सादी और भोली भाली थी, उसकी मनमानियों का जवाब नहीं दे सकी। मेरी बहन की गलती बस इतनी थी कि वो चुप रही, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। थाक। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। उनकी मनमानियों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, सीटी बजाऊंगी। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि यह बहरों का शहर है। यहाँ किसी मासूम की चीख किसी को सुनाई नहीं देती। अगर मेरी बहन ने आवाज़ उठाई भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बेकार है ये सीटी, बेअसर है इसकी आवाज़। सीटी की आवाज़ बेअसर नहीं होती है। बेअसर होते हैं वो कान जो सीटी की आवाज़ सुन नहीं पाते। सही कानों को सुनाने के लिए सही सीटी चुनो। ये लो सीटी, जब ज़रूरत हो तब इसे बजाना। इस बार इसकी आवाज़ बेअसर नहीं जाएगी। ये डोगा का वादा है। 2 दिन बाद। स्वीट सीटी। अरे बजाना। तू सीटी बजाते हो बहुत हॉट लगती है। तू बजाती है या हम बजाएं? गले में कुछ फंस गया है। गले में कुछ फंस गया है क्या जाने मन? कुत्ते, वुफ वुफ कर। आ बचाओ, भागो, ये तो फाड़ डालेंगे। उधर डोगा। नहीं डोगा, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। एक मौका दे दो। वही तो दे रहा हूँ। तो ब्रिज से कूद जा। या या तो जमीन या गोली, एक को चुन ले। चिंग नहीं। अगले दिन, अमर टाइम्स। तनाव की वजह से एक लड़के ने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की। डोगा की मुंबई की लड़कियों से अपील। चुप मत बैठो, सीटी बजाओ। केस क्लोज्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा डायरीज 2 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।